बुलेटिन की शुरुआत करते हैं भोपाल से खबर, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान बीना और बुदनी दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें, दोनों ही जगह सीएम अस्थायी कोविड अस्पताल की शुरुआत करेंगे और ये अस्थायी कोविड अस्पताल तीसरी लहर का सामना करने के लिए अधोसंरचनाओं का काम शुरू करेगा। तो आपको बता दें, दोनों ही जगह अस्थायी कोविड अस्पताल की सीएम शुरुआत करेंगे और तीसरी संभावित लहर का सामना करने के लिए ये तैयारियां की जा रही हैं। राजनीति में अदावत कब दोस्ती में बदल जाए और दोस्ती कब अदावत में, ये कहना मुश्किल है। वक्त के साथ राजनीति का मिजाज भी बदला है। ऐसे में नेताओं का भी मिजाज बदल जाए तो हैरानी की बात नहीं है। ग्वालियर में एक मुलाकात कुछ ऐसा ही बयां कर रही है। 23 साल की सियासी अदावत एक मुलाकात से लेगी करवट। सिंधिया पवैया की मुलाकात बंद कमरे में हुई, क्या बात। दो नेताओं की मुलाकात चर्चा में है। दोनों नेताओं की आशियाने कहने को तो एक शहर में ही हैं, लेकिन इन दोनों के बीच अदावत कुछ ऐसी रही कि एक दूसरे की दहलीज पर कभी कदम नहीं रखा। तस्वीरों को देखकर अब तक आप समझ गए होंगे कि ये दोनों नेता सिंधिया और पवैया ही हैं। लेकिन बंद कमरे में 20-25 मिनट चली मुलाकात से क्या 23 साल पुरानी सियासी अदावत का दी एंड हो गया? सिंधिया का बयान कुछ ऐसा ही इशारा कर रहा है। पवैया जी और हम में एक संबंध, नया संबंध, एक नया रिश्ता हम लोग दोनों ने कायम करने की कोशिश की। अतीत अतीत होता है, वर्तमान और भविष्य पे पवैया जी और हम दोनों कार्य करते हैं और जो उनका साथ और उनका प्रेम आज मुझे मिला है, मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। बहुत अनुभव है उनका, बहुत लंबा एक कार्यकाल रहा है, उसका लाभ भी मुझे आने वाले समय में मिलेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास। अतीत में झांकिए तो जयभान सिंह पवैया और सिंधिया परिवार के बीच रिश्ते में खटास नहीं थी। पवैया के रिश्ते स्वर्गीय राजमाता से लेकर यशोधरा राजे सिंधिया तक सामान्य रहे, लेकिन सन 1998 में जयभान सिंह पवैया ने जब कांग्रेस नेता स्वर्गीय माधवराव सिंधिया के खिलाफ ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा तो हालात बदल गए। लेकिन अब जूनियर सिंधिया बीजेपी के हैं तो वो मैसेज भी क्लियर दे रहे हैं। हालांकि जयभान इसे सामान्य मुलाकात बता रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज का जो ओकेजन है, अवसर है, वो शोक संवेदना का अवसर था। पारिवारिक चर्चाएं होती हैं, पोस्ट कोविड जो कुछ समस्याएं मुझे भी आई हैं उसको लेकर दोनों की जी बातचीत हुई, क्योंकि वो भी कोरोना से गहरे संकट से जूझ चुके हैं और इसलिए आज की मुलाकात को बहुत राजनीतिक मायनों से नहीं देखा जाना चाहिए। फिर मैं आपसे ये कहता हूं कि जब हम दोनों ही एक संगठन परिवार के हैं तो ऐसी रहस्यमयी क्या मुलाकात होगी। पवैया ग्वालियर में हैं। बीते दिनों केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी अचानक उनके यहाँ पहुंच गए थे। अभी राजनीतिक हलकों में उस मुलाकात की गर्माहट बाकी थी और इस मुलाकात ने फिर कुछ कयासों को जन्म दे दिया। प्रहलाद सिंह, बंसल न्यूज, ग्वालियर। पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने अपनी ही पार्टी पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि कांग्रेस अपने विपक्ष की भूमिका ठीक से नहीं निभा रही, बड़े नेताओं को घर से निकलना चाहिए। वहीं गोविंद सिंह का यह भी कहना है कि यदि ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरोत्तम मिश्रा में से कोई प्रदेश का सीएम बनता है तो उन्हें इस सबसे ज्यादा खुशी होगी। राजनीतिक विचारधारा एक तरफ है, लेकिन अपने क्षेत्र का आदमी सीएम बनता है तो ये मेरे लिए खुशी की बात होगी। सवाल इस बात का है कि कांग्रेस पार्टी को वास्तव में हमें जो काम करना चाहिए उतना विपक्ष में ताकत से नहीं कर पाए। ये सज्जन वर्मा का सोच होगा और मेरा भी सोच है कि जो योग्य हैं, अनुभवी हैं,
कोई भी दल सामंजस्य बना के बैठ के पंचायत बना के चलना चाहिए। अगर सज्जन वर्मा को कहीं कोई तकलीफ है तो हमारा उनसे अनुरोध है कि जाके हाईकमान राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी पार्टी अध्यक्ष उनसे अपनी बात कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं तो चाहूँगा कि मुख्यमंत्री अगर बदलते हैं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया और हमारे नरोत्तम मिश्रा से बढ़िया कौन होगा। हमारे संभाग का, हमारे क्षेत्र का विकास होगा। जब अपने घर का आदमी बन जाएगा, हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई में हमारे ग्वालियर चंबल संभाग का अगर कोई मुख्यमंत्री बनता है तो हमें खुशी होगी, हम उसको धन्यवाद देंगे। सांवेर के एक वैक्सीनेशन सेंटर में टीकाकरण का जायजा लेने गए मंत्री तुलसी सिलावट उस समय अजीब हालात में फंस गए जब उन्होंने टीका लगवाने आई एक महिला से पूछा कि मुझे पहचानती हो मैं कौन हूं, तो महिला ने कहा कमलनाथ जी। इतना सुनते ही मंत्री जी झेप गए और बोले अरे शिवराज जी या सिंधिया जी ही बोल देती। हालांकि मंत्री जी ने पूरे वाकये को हल्के अंदाज में ही लिया, लेकिन अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। लगाओ वैक्सीन लगाओ, लगाओ पीछे, निकाले बेटा, भाभी क्या नाम है? मुझे पहचानती हो? कौन हूँ मैं? कमलनाथ जी। आप तो तुलसी सिलावट बोलती, शिवराज जी बोलते, संजय जी बोलते। नहीं बेटा सर, मास्क के विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल की राजनीति में जिस तेजी से समीकरण बदले थे, चुनाव नतीजों के बाद भी वही स्थिति बन रही है। बस अंतर है तो इतना कि पहले टीएमसी नेता दल बदलकर बीजेपी में गए थे, अब बीजेपी से टीएमसी में वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। पिछले 4 साल में बीजेपी ने वेस्ट बंगाल में टीएमसी की घेराबंदी जिस बड़ी ताकत के दम पर करने की कोशिश की, अब वही ताकत उससे टीएमसी ने छीन ली है, या यूं कह लें कि बीजेपी अपनी ताकत को संभाल नहीं पाई। बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुकुल रॉय का भगवा से मोह भंग हो गया। वे टीएमसी में वापस चले गए। खुद ममता बनर्जी से उनकी पार्टी में रीजॉइनिंग करवाई गई। दोनों नेताओं ने अपने बयानों से ये जताया कि पुराने गिले शिकवे अब दूर हो गए हैं। लेकिन इस बड़े झटके से कई सवाल बीजेपी के सामने खड़े हो गए हैं। मुकुल रॉय के बाद और कितने नेता उनकी कतार में हैं? आखिर मुकुल का बीजेपी से मोहभंग क्यों हुआ? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो पहला सवाल है आत्मसम्मान का। मुकुल रॉय के लिए स्वाभिमान बड़ा मुद्दा रहा है। वे दर्द बयां कर गए थे कि उन्हें पार्टी में हताशा और घुटन हो रही है। बीजेपी ने इसे तवज्जो नहीं दी। दूसरा है बैठकों में तरजीह न देना। तो 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान उनसे मशवरा किया गया। वहीं बंगाल में बीजेपी को इससे शानदार जीत मिली थी, लेकिन 2021 में वो महत्व नहीं मिला और सुझावों पर भी अमल नहीं हुआ। फिर पार्टी में साइडलाइन होना एक तीसरा सवाल है। मुकुल रॉय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे और शुभेंदु अधिकारी के सीनियर थे, लेकिन शुभेंदु का कद बड़ा हो गया था और उन्हें नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी भी नहीं दी गई थी। चौथा सवाल है कि टीएमसी से राज्यसभा का लालच। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक मुकुल रॉय की बीमार पत्नी को देखने के लिए अस्पताल गए थे। उससे पहले बीजेपी का कोई भी नेता हालचाल लेने नहीं पहुंचा था। पांचवा सवाल है कि क्या राज्यसभा में भेजा जा सकता है? तो मुकुल रॉय ने कभी भी ममता बनर्जी के खिलाफ हमला नहीं बोला। दिनेश त्रिवेदी की जगह अब उन्हें राज्यसभा भेजा जा सकता है। तो बंगाल में मिली हार और उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल की तैयारी चल रही है। मोदी मंत्रिमंडल में सिंधिया को बड़ा विभाग मिल सकता है। जून में ही कैबिनेट में फेरबदल होना तय है। वहीं पीएम मोदी छोटे छोटे ग्रुप्स में मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं और उनसे संबंधित मंत्रालयों की समीक्षा भी पीएम मोदी कर रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह भी पीएम के साथ कल हुई एक बैठक में शामिल हुए। आज यानी शनिवार को धर्मेंद्र प्रधान, नरेंद्र सिंह तोमर, गजेंद्र सिंह शेखावत, महेंद्र नाथ पांडे, हरदीप पुरी के साथ उनसे संबंधित मंत्रालयों के काम की समीक्षा आज पीएम करेंगे। इससे पहले वीके सिंह और अन्य मंत्री भी पीएम के साथ समीक्षा बैठक कर चुके हैं।
पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के बीच तनातनी की अटकलें चल रही हैं। सियासी हलकों में इसकी वजह उत्तर प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन और कैबिनेट विस्तार बताया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे एक और कहानी सामने आ रही है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी नेतृत्व यूपी का विभाजन कर अलग पूर्वांचल राज्य बनाने पर विचार कर रहा है, लेकिन योगी खेमा सहमत नहीं है। पीएम मोदी के करीबी और पूर्व नौकरशाह एके शर्मा को यूपी भेजने और उन्हें विधान परिषद का सदस्य बनाने को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। शर्मा कुछ समय से प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कोरोना प्रबंधन संभाल रहे हैं। चलिए, तो ये तो अटकलें हैं, लेकिन सियासी गलियारों की कयासबाजी है और जब सच होंगी तभी सामने आएंगी। एक मुलाकात सिंधिया और पवैया की रही, दूसरी मुलाकात प्रशांत किशोर और शरद पवार के बीच हुई। जी हां, पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद चुनावी रणनीति के काम से ब्रेक ले चुके प्रशांत किशोर और एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बीच शनिवार को तकरीबन 4 घंटे की लंबी मुलाकात हुई। माफ कीजिए, शुक्रवार को 4 घंटे की लंबी मुलाकात हुई। शरद पवार के मुंबई स्थित सिल्वर ओके बंगले में हुई इस मीटिंग के बाद महाराष्ट्र में फिर से कयासों का दौर शुरू हो चुका है। चर्चा ये है कि प्रशांत किशोर एनसीपी के साथ बतौर रणनीतिकार अपनी दूसरी पारी शुरू कर सकते हैं। हालांकि राजनीतिक गलियारे में एक चर्चा पवार के यूपी अध्यक्ष के साथ विपक्ष का चेहरा बनाने की भी है। बंगाल चुनाव के बाद पवार ने ममता को फोन कर बधाई दी। वहीं 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष का चेहरा कौन होगा, इसे लेकर विपक्षी दलों के बीच चर्चा हो रही है। इस बीच प्रशांत किशोर और पवार की मुलाकात अहम मानी जा रही है। इस मुलाकात को ममता की रणनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है। इधर महाराष्ट्र में एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर शिवसेना सरकार चला रही है। हाल ही में सीएम उद्धव और पीएम मोदी की 100 मिनट की मुलाकात भी हुई थी, जिसको लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। इस मुलाकात के बाद शिवसेना भी बीजेपी पर नरम रुख का संकेत दे चुकी है। उधर शरद पवार का ये बयान भी सामने आ चुका है कि बाला साहेब ने वादा निभाया था, शिवसेना भी भरोसा नहीं तोड़ेगी। हालांकि प्रशांत किशोर से मुलाकात पर शरद पवार का कहना है कि दूसरे क्षेत्रों से लोग उनसे मिलने आते रहते हैं। खैर, जो भी हो, लेकिन इन मुलाकातों के सियासी मायने तो है ही। चलिए अब बात करते हैं कोरोना की। तो मध्य प्रदेश में कोरोना का ग्राफ कम होता नजर आ रहा है। 24 घंटे में कोरोना के 397 नए केस सामने आए हैं। वहीं 35 मरीजों की कोरोना के चलते मौत हो गई। वहीं रिकवर्ड मरीजों की बात की जाए तो यह आंकड़ा 1240 पहुंच गया है। राजधानी भोपाल में कोरोना के 100 से कम केसेस सामने आए हैं। इधर इंदौर में 117, जबलपुर में 34 नए मरीजों की पुष्टि हुई। अब प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 5447 पहुंच चुकी है। तो प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट में कमी आई है। पॉजिटिविटी रेट 0% की ओर बढ़ चुका है। और भोपाल की बात की जाए तो यहां आंकड़े 100 से भी कम हो गए हैं नए संक्रमितों के। वहीं आज से इंदौर पूरी तरह से अनलॉक होने जा रहा है। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने यह निर्णय लिया है। वहीं प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने इस निर्णय की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थल भी आज से खुलने जा रहे हैं और गाइडलाइन के तहत ही श्रद्धालुओं को दर्शन करने का मौका मिलेगा। प्रमुख बाजार भी आज से संचालित होंगे। वहीं शादी समारोह में 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है। तो सिनेमाघर, मॉल और कोचिंग क्लासेस फिलहाल बंद रहेंगे, लेकिन आज से इंदौर पूरी तरह से अनलॉक होने जा रहा है। इंदौर में वैक्सीन लगना बंद हो गई है। आपको बता दें, कोविड वैक्सीन का पहला डोज लगवाने वालों के लिए ये निराशा की खबर है। इंदौर में वैक्सीन के फर्स्ट डोज लगाने पर अब रोक लगा दी गई है। वहीं वैक्सीन के फर्स्ट डोज लगाने पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी गई है। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर प्रवीण जड़िया का ये बयान सामने आया, जिसमें राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगा दी गई है। शनिवार से इंदौर में
कोविड वैक्सीन के प्रथम डोज नहीं लगाए जाएंगे। बता दें, वैक्सीन की कमी के चलते ये फैसला लिया गया है। ये निर्देश राज्य सरकार से प्राप्त हुए, जिसका पालन हमने आज से शुरू कर दिया है। आज जो हमारे पास वैक्सीन थी उससे भी हमने सिर्फ सेकेंड डोज लगाए हैं, चाहे वो 18 वर्ष से ऊपर हो या 45 वर्ष से ऊपर हो। तो आज जो वैक्सीन प्राप्त होगी उससे हम कल, और यदि अधिक मात्रा में प्राप्त हुई तो संडे को भी, और उसके बाद सोमवार को, और आगामी दिनों में तब हमारे विभाग के द्वारा अब सिर्फ सेकेंड डोज लगाया जाएगा। और फर्स्ट डोज का फिलहाल हम कोई प्लान नहीं कर रहे हैं जब तक बहुतायत में हमारे पास मात्रा में वैक्सीन नहीं आ जाती है और हमारे बचे हुए लोग पूर्ण टीकाकृत नहीं हो जाते। राजगढ़ से खबर, जहां 2 पुलिसकर्मियों को बदमाशों ने पीटा। अवैध शराब की सूचना पर पुलिसकर्मी पहुंचे थे, जहां 2 बदमाशों ने 2 पुलिसकर्मियों को पीटा। बताया जा रहा है कि कालीपीठ थाना क्षेत्र के धनवास कला गांव का ये मामला है। 2 पुलिसकर्मियों को आरोपी व उसके रिश्तेदार ने जमकर पीटा और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो आपको बता दें, 2 पुलिसकर्मियों में एक हेड कांस्टेबल और दूसरा कांस्टेबल है। एक वर्दी में है, दूसरा सिविल ड्रेस में गांव पहुंचा था, जहां पर आरोपी व उसके रिश्तेदार ने दोनों पुलिसकर्मियों को पीटा और इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ। थाना कालीपुट में एक प्रधान आरक्षक है महेंद्र सिंह और एक आरक्षक, ये दोनों कर्फ्यू पालन कराने के लिए देहात भ्रमण पे थे। उसी दौरान मुखबिर ने सूचना दी कि फला फला आदमी अवैध रूप से शराब बेच रहा है, तो वो शराब के धरपकड़ के लिए वहाँ गए थे। तो गांव के 5-6 लोग और गांव की और भीड़ थी, उन्होंने घेर घार के उनके साथ मारपीट करी और सरकारी कार्य करने में बाधा पहुँचाई। हाँ, ये धारा 353, 332, 294, 34 की कार्रवाई FIR दर्ज हुई है, इसमें कार्रवाई की जा रही है। हम लोग भी दबिश में गए थे। अभी तो 6 नामजद हुए हैं, बाकी और वीडियो के आधार पर चिन्हित किया जा रहा है। उसी के आधार पर उनके नाम पते ज्ञात करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। छिंदवाड़ा नागपुर मार्ग पर उमरा नाला के पास एक दिल दहला देने वाला एक्सीडेंट हुआ। एक कार अनियंत्रित होकर पुलिया से टकरा गई। वहीं टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के 2 टुकड़े हो गए। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 2 लोग की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि परिवार शादी समारोह से नागपुर जा रहा था, तभी तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पुलिया से जा टकराई और इस भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। तो आपको बता दें, कार अनियंत्रित होकर पुलिया से टकरा गई और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के 2 टुकड़े हो गए। एक एक्सीडेंट की घटना हुई है रामाकोना और सौंसर के बीच में। एक किया गाड़ी है, उसमें जो है 5 लोग जा रहे थे, जिसमें 3 महिलाओं की मृत्यु हुई है उसमें। और वरिष्ठ अधिकारी भी जो है सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गए थे और उसमें एक्सीडेंट का मामला कायम किया है और विवेचना चल रही है। और विवेचना में जो भी तथ्य आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे हम। रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स रेलवे ट्रैक पर स्कूटी के साथ स्टंट कर रहा था। तभी अचानक सामने से ट्रेन आ गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वीडियो गुजरात का है। यहाँ एक शख्स जामनगर रेलवे ट्रैक पर वीडियो शूट करने गया था। उसने ट्रैक पर स्कूटी खड़ी कर दी और वीडियो बनाने लगा और तभी सामने से अचानक ट्रेन आ गई। गनीमत रही कि वो ट्रैक से हट गया, लेकिन उसकी स्कूटी वहीं फंस गई। फिर हुआ ये कि ट्रेन ने स्कूटी को अपनी चपेट में ले लिया। तो ये वीडियो सामने आया है, किस तरह से ये वीडियो शूट हुआ। रेलवे ट्रैक पर ये वीडियो शूट हुआ। अचानक ही सामने से ट्रेन आ गई। बताया जा रहा है कि एक शख्स वीडियो शूट करने के लिए पहुंचा था। उसने जो स्कूटी थी उसको रेलवे ट्रैक पर खड़ा कर दिया। गनीमत रही कि युवक वहां से हट गया, लेकिन उसकी स्कूटी ट्रेन के चपेट में आ गई। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन मां कुमाता नहीं हो सकती, ऐसा कम ही सुनने में आया है। लेकिन छतरपुर के जिला अस्पताल में गुरुवार की शाम एक महिला ने ममता के इस रिश्ते को कलंकित कर दिया। गर्भवती महिला डिलीवरी कराने अस्पताल पहुंची थी, जहां वह बाथरूम पहुंची, लेकिन उसी दौरान उसने एक शिशु को जन्म दिया। अस्पताल के प्रबंधन के मुताबिक महिला लड़की को जन्म देने के बाद बाथरूम में ही छोड़कर भाग गई। जब वार्ड बॉय ने बच्ची के रोने की आवाज़ सुनी तो वे वहां पहुंचा और देखकर हैरान रह गया। नवजात बच्ची रो रही थी और वहां कोई नहीं था। बाद में प्रबंधन ने महिला को काफ़ी तलाश किया
लेकिन इस बेरहम मां का पता नहीं चल सका। बच्ची को स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट यानी SNCU में रखा गया है। बच्ची की हालत नाजुक बताई जा रही है। बच्ची का वजन भी कम है। जी, अभी मेरे पास जो सूचना आई है, उस दिन ड्यूटी में मैं ही था। कल शाम को 6:40 के आसपास एक अज्ञात नवजात बच्ची को SNCU में भर्ती किया गया, जो कि हमारे यहाँ जो वार्ड आया है, जो लेबर रूम में पदस्थ हैं, उनको वहीं के लेबर रूम के बाथरूम में ही वो बच्ची पड़ी हुई मिली थी। और वो 6:30 के आसपास शाम को वो बच्ची उनको मिली, राजकुमारी वार्ड आया को, और उन्होंने SNCU में 6:40 पर भर्ती कराया। जिस समय बच्ची को भर्ती कराया था तो बच्ची काफ़ी ठंडी थी और प्री मैच्योर है, वेरी लो बर्थ वेट भी है। उसका वजन 1 kg के अप्रॉक्स है और काफ़ी डिस्ट्रेस था बच्चे को, हाइपोथर्मिया थी बच्ची, काफ़ी ठंडी पड़ी हुई थी। फिर उसको हमने तुरंत SNCU में भर्ती किया और उसका इलाज जो है वहाँ पे भी चल रहा है। आगे बढ़ते हैं भिंड से खबर, जहां गेहूं की बोरियों पर पानी से छिड़काव किया जा रहा है। गेहूं का वजन बढ़ाने के लिए ये छिड़काव किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पानी का पाइप लगाकर गेहूं की बोरियों पर छिड़काव कर वजन बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो वीडियो में युवक पाइप से गेहूं की बोरियों पर छिड़काव करता नजर आ रहा है और ये वीडियो वायरल होने के बाद अब अधिकारी जांच की बात कह रहे हैं। बता दें, उमरी कस्बे के गेहूं उपार्जन केंद्र का ये मामला है, जहां पानी का पाइप लगाकर गेहूं की बोरियों पर छिड़काव किया जा रहा है। और अब खबर डिंडौरी से, जहां शहपुरा के कुकर्रा गांव में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब गांव से लगे नहर का एक बड़ा हिस्सा धाराशायी हो गया और नहर का पानी तेज रफ्तार से आसपास के घरों और खेतों में जा घुसा। दरअसल कुकर्रा समेत जिले के कई इलाकों में बीते 2 दिनों से तेज बारिश हो रही है, जिसके कारण दंदना नदी पर बना बांध पानी से लबालब भरा हुआ है और जैसे ही बांध से ओवरफ्लो होकर पानी मुख्य नहर में आया, वैसे ही नहर का एक बड़ा हिस्सा धाराशायी हो गया। वहीं हैरान करने वाली बात यह है कि नहर को टूटे करीब कई घंटे गुजर जाने के बाद भी कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। इधर घर में पानी भरने के कारण बुजुर्ग दंपति के गृहस्थी का सारा सामान बर्बाद हो गया। बांध फूट गया, नहर फूट गया उसमें। हाँ, फिर क्या हुआ? तो पूरा कचरा मेहनत करे हम सब भर गए साहब, वहाँ पत्थर मिट्टी सब पल गया और जल हो गया। तो अब इस बार फसल नहीं लगा पाएंगे? फसल नहीं लगा पाएंगे सर। क्यों? क्योंकि जल हो गया, वहाँ पूरा बरसात जल जाएगी। और बांध के नहर फूट जाने से घरों में पानी बहुत क्षति पहुंचाया है, रोड में पूरे मलबा, और ये सब जल संसाधन विभाग की लापरवाही की वजह से हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अभी फसल लगाने का समय था, सब जमीन को बर्बाद कर दिया, मतलब बंधियों को। अभी तक कोई अधिकारी देखने नहीं आया। चलिए अब बात करते हैं मौसम की। तो मध्य प्रदेश में मानसून ने बैतूल के रास्ते एंट्री करते हुए तेजी से दस्तक दी है। वहीं राजधानी भोपाल में भी मानसून सक्रिय हो गया है। बता दें, कल दोपहर को तेज हवाओं और गरज चमक के साथ भोपाल में मूसलाधार बारिश हुई और 1 घंटे के दौरान करीब 1 इंच बारिश हुई, जिससे शहर में कई जगह पानी जमा हो गया। भोपाल के अलावा सिवनी और रेहटी में भी बारिश हुई, जिससे मौसम सुहाना हो गया। बता दें कि भोपाल में सुबह से ही मौसम साफ था, लेकिन कल दोपहर होते होते बादलों ने पूरे शहर को घेर लिया और करीब 3:30 बजे ही शाम जैसा मौसम हो गया। इसके बाद तेज हवाएं चलने लगीं और तेज बारिश भी शुरू हो गई। शहर के MP नगर, आनंद नगर, अयोध्या नगर, पिपलानी, रायसेन रोड और पुराना भोपाल क्षेत्रों में तेज बारिश हुई। तो मध्य प्रदेश के कई जिलों में मानसून सक्रिय हो गया है और समय से पहले मानसून ने दस्तक दे दी।